नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और YouTube की दुनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रेड प्लस न्यूज़ और हमारे कैमरे के पीछे हैं हमारे दोस्त CR खिलेरी। आज मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां राजनीति के विश्लेषक रहते हैं और चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद में हर कोई अपने कॉपी और पेन लेकर के चुनाव के अंदर जो जो कुछ हुआ उसको लेकर के नाप तोल बजट बाजार के अंदर अपनी बात को पेश कर रही हैं। लेकिन चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनौती अभी संपन्न हुई नहीं है। चुनौती संपन्न को लेकर के कल एक FIR दर्ज हुई रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर। पुलिस द्वारा कल एक FIR दर्ज की गई जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को ये आरोपी बनाया गया है और उनके साथ में लोगों को भी उनके ऊपर उनके सहयोगियों पर भी केस दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी पर केस तो दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी का बयान आया कि हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे, चाहे कितनी भी FIR दर्ज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो हाईवे खाली कराने के लिए बार बार कह रहे हैं। हरीश चौधरी ने भी पहले आरोप लगाए, उमेद राम बेनीवाल ने भी आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप के बीच में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन फिर वही बात कि चुनौती अभी संपन्न हुई नहीं है। हर कोई अपने अपने इलाके के अंदर बैठ करके रफ कॉपी का पेज और पेन लेकर के समीकरणों को जोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं। कभी इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार उमेद राम बेनीवाल को जितवा रहे हैं तो कभी रविंद्र सिंह भाटी को जितवा रही हैं। फलौदी का सट्टा बाजार भी इसी तरीके से बदलता जा रहा है, वो भी कभी उमेद राम बेनीवाल को, और ताज़ा स्थिति यह है कि वो आज की स्थिति के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को आगे बता रही है। लेकिन कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता अपने आप में संतुष्ट है कि सीट तो हम ले पड़ेंगे, लेकिन उतने ही रविंद्र सिंह भाटी के टीम और उनके कार्यकर्ता भी एक्टिव और आश्वस्त है कि जीत हम रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है तब तीसरा हमेशा फ़ायदे में रहता है, और तीसरे का नाम है कैलाश चौधरी। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी चौधरी है, इस फाइट को जीत रहे हैं। हमारे साथ में है राजनीति विश्लेषक, धोरेमना के पूर्व सरपंच और बीजेपी के जिला महामंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई। आज इनसे चर्चा करते हैं। कभी कभी इनके बयान इतने सनसनीखेज हो जाते हैं कि बीजेपी को लेकर के हमेशा सफाई देनी पड़ती है कि हम ऐसे नहीं। विधानसभा चुनावों के अंदर ऐसे बयान इनके चर्चा में रहे थे, और हाल ही में निखिल व्यास के द्वारा की गई बातचीत का एक ऑडियो इस तरीके से वायरल हो गया कि आग की भांति फैल गया। फैलते तो है, इनके बयान हैं वो चर्चा में रहते, लेकिन कुशल रणनीतिकार है, कुशल राजनीतिक विश्लेषक है, हर बात का विश्लेषण करते हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर है और हमेशा राष्ट्र हित की बात करते हैं। लेकिन आज इनका सामना सीधे सवालात और इल्ज़ामातों से होगा। सुखराम जी, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पधारे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराम जी, फाइट तो बड़ी टक्कर की है। इस फाइट के अंदर बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी, दूसरे पर रहेगी या पहले नंबर पर रहेगी? ये गणना से पहले तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की रणनीति और जिस तरह के हालात देश में बने हैं, उस हिसाब से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बाड़मेर में जो रैली की, उस रैली के बाद में जो माहौल बदला, उससे ऐसा लगता नहीं कि ये बीजेपी पिछड़ रही हो। अब दिनों दिन जैसे सट्टा बाजार या मीडिया के लोग या राजनीतिक विश्लेषक अपना अपना विश्लेषण करके पेश करते हैं, उसी तर्ज पर हमने भी कल जो ऑडियो मेरा वायरल हुआ है, उस ऑडियो में मेरा तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि ये वायरल होगा। हमने तो केवल फ़ोन पे ये चर्चा करी थी, तो चर्चा में वायरल होकर के जब ऑडियो सामने आया और मैंने खुद ने सुना तो मुझे लगा कि मैंने भी उस पर चिंतन किया, तो हो सकता है कहीं न कहीं छोटी मोटी बातें ऐसी लगी हो जिससे किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंची, तो उसके लिए तो मैं अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं कि कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं इस तरह से कर रहा हूं, मेरा वीडियो ऑडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बयान आपके हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इस बयान को लेकर के आप चर्चाओं में, विधानसभा चुनाव के भीतर आपके बयान को देखा गया, वो भी बीजेपी ने फिर किनारा करना शुरू कर दिया। आखिरकार इस बयानों के मायने क्या है? देखिए साहब, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच्चाई को पचाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। हम झूठी बात से कितनी जो है वाहवाही लूट लेंगे, और जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ के जो पैरोकार होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसकती है, तब वो हमारी तो आलोचना करेंगे। बाकी हमने जो कुछ कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। और हालात को यदि हकीकत से देखा जाए तो आप देखिए 2019 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में हमारे यहाँ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश चौधरी को
3 लाख से भी अधिक मतों से यहाँ से चुनाव जीते और गुड़ामालानी विधानसभा से 86,000 वोटों की बहुत लंबी लीड के साथ में आगे रहे। उसके बाद में जब वहाँ आमने सामने की फाइटिंग में ही हुआ, लेकिन जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो जब कोई सत्ताधारी होता है और 5 साल अब सत्ता में रहता है और शासन में अच्छे पद पर रहता है, मंत्री जैसे पद पर रहता है, तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती है और आकांक्षाएं के अनुरूप उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो उनका थोड़ा थोड़ा नर्वस होना ज़रूरी हो जाता है। उस नर्वस के सिस्टम में इस तरह का जो एक नर्व सिस्टम फैलता है जिससे लोग जो है नकारात्मकता की ओर जाते हैं। इस चुनाव में भी वो देखने को मिली नेगेटिविटी कैलाश चौधरी के प्रति। नेगेटिविटी कैलाश चौधरी के प्रति ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन चुनाव में जब सामने वाली राजनीतिक पार्टियां झूठे आरोप लगा करके, बीमा क्लेम के आरोप लगा करके, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा करके उन्हें जो है बदनाम करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र एजेंडा बनाया गया। जिस तरह से बीमा क्लेम है राज्य सरकार का विषय है, उसकी गिरदावरी का, यहाँ की रिपोर्टिंग करने का, उसके लिए कैलाश जी ने जगह जगह कहा भी, लेकिन लोगों के जहन में नहीं उतरा और उन्होंने जो है बिल्कुल उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नेगेटिविटी फैला करके और भ्रम फैलाने का प्रयास किया। लेकिन आप चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव जीतने का एक मादा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो हमेशा राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत रहा है, उसका जमीर नहीं हिला है। जमीर उन लोगों का हिला है जो जातिवाद में विश्वास करते हैं। उन लोगों ने चुनाव के कैंपेन को डिगाने का, हिलाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे कार्यकर्ता थे, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं हुए और इन दोनों की लड़ाई के अंदर हम बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और जब भारतीय जनता पार्टी पूरा राजस्थान 25 के 25 सीटें जीतने का दावा करता है तो हम भी उसमें त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। आपके साथ में जो कंगना रनौत है, ग्रेट खली है, मिर्दा है, सब लोग आए, फिर भी आप एक तरफा नहीं बता रहे हैं, आप त्रिकोणीय बता रहे हैं। इतने सारे एक्टर, इतने पहली बार ज़िंदगी में देख रहे हैं कलाकार आए हैं जिन्होंने कभी बाड़मेर को देखा नहीं, वो इस 43-44 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लू के थपेड़ों को सहना। कहीं ना कहीं बीजेपी तो बैकफुट पर तो थी, फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही थी। ऐसा है, कितने ही लोग आए और लोगों में आकर्षण का केंद्र भी बने। तो आकर्षण के केंद्र बनने के बाद हम जब रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम कैसे कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि चाहे कितनी तरह से नेगेटिविटी फैलाई गई, उसके बावजूद भी लोगों को जब विश्वास नहीं जमता तो जो है ये लोग जो इस दुष्प्रचार को करते हैं उसको रोकने के लिए एक मात्र यही विकल्प होता है कि त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष बनने का कारण जो है जातिवाद पूरे देश में हावी है। तो हम भी, हमारा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। चूँकि आप बीजेपी की जिला महामंत्री है तो एक सवाल पूछता हूँ, क्या बीजेपी हाथ धोकर के रविंद्र सिंह भाटी के पीछे पड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बीजेपी ने रविंद्र को फेल करने के लिए सबसे पहले राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाते, इसको लेकर के ट्विटर पर उनको ट्रेंड करवाया कि रविंद्र राष्ट्र विरोधी है। फिर कई तरीके से बीएसएफ के जवान हैं, जो एयरफोर्स है, उन लोगों को तैनात किया। मतदान कम ज़्यादा नहीं हो, कम करने के लिए रविंद्र का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिल बैठ कर ये साँठ-गाँठ किए। रविंद्र ये भी कह रही हैं कि बीजेपी लगातार है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल की जो एफआईआर है, ये बदले की भावना की एफआईआर तो नहीं है क्या? आप कहेंगे इसे? आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक हम नहीं कह सकते। ये है, मैं बता सकता हूँ आपको कि क्या बीजेपी ने ये ट्रेंड नहीं करवाया था कि रविंद्र राष्ट्र विरोधी एजेंडे के साथ में है? पहला आरोप ये है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान बात है। बीजेपी ने कोई ऐसा अधिकृत आरोप नहीं लगाया, और यदि कहीं लगाया है तो बिना सबूत के भारतीय जनता पार्टी के लोग आधारहीन आरोप नहीं लगाते हैं। कल की एफआईआर के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, एफआईआर शांति भंग करते हैं, जब झगड़ा फसाद होता है फासिस्ट ताकते हैं। रविंद्र बार बार कह रहे थे अपने समर्थकों को कि हाईवे खाली कीजिएगा, फिर भी लोग तो अब उनके समर्थक हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए रविंद्र कह रहे हैं कि मैं एक नेता हूं,
मेरी समर्थकों की बात मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक का घेराव किया था, न कि कोई हिंसा का रूप दिया था। 4 से 5 ट्रक को रोका था, वो भी समर्थकों ने रोका था। मैं वहाँ था, अंतिम से लेकर के फर्स्ट तक मैं वहाँ था, मैंने देखा कोई किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई। फिर भी राजकार्य बाधा को लेकर के आरोप ही नहीं अपितु मुकदमा दर्ज किया गया। ये एक नवीन परिपाटी की शुरुआत बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी फंस जाएगी। आप बात को मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जब आदमी का ट्रेंड बढ़ता है, शांति व्यवस्था भंग होती है, सत्ताधारी लोगों का यह दायित्व बनता है तो किसी तरह शांति व्यवस्था को कायम करे। जब तक भय बिना प्रीत नहीं, जब तक शांति भंग करने वाले नौजवानों में भय व्याप्त नहीं होता है, तब तक वो आक्रोश में, भीड़ का कोई नियम नहीं होता और भीड़ के कोई कानून नहीं होते। इसलिए शांति व्यवस्था को भंग होने से बचाने के लिए रविंद्र ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को छुड़वाने के लिए गए थे, हमारे लोगों के गाड़ियों को सीज किया गया, प्रवासी बंधु आए थे उनको अंदर किया गया, हम किसी भय मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश में नहीं थे। हमने वहाँ देखा, पुलिस अधीक्षक के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि भाई साहब एक तरफा कार्रवाई मत कीजिएगा। नहीं, और उसके बदौलत आज राजपूत समाज ने राजपूत सभा भवन जो पावटा के अंदर स्थित है वहाँ उन्होंने एकत्रित हुए और ये प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि ठीक तरीके से कार्रवाई करिएगा वरना आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजपूत समाज को लेकर के बीजेपी एक तरीके से एंटी में क्यों आई है? क्यों रूपाला का बयान है वो एक तरीके से वायरल हो रहा है कि ये ऐसे वैसे, ऐसा क्यों होता है दिखाई दे रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता राजपूत समाज है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के पीछे नहीं पड़ी है। राजपूत समाज में या राजपूत समाज की आड़ में यदि कोई बदमाशी करता है तो उसको रोकने के लिए बीजेपी ने कार्रवाई की होगी। बाकी मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले अधिकतम राजपूत रहे हैं, चाहे जसवंत सिंह जी जसोल रहे हैं, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत रहे हैं। इन लोगों ने तो पार्टी बनाई है, तो उसको जो है पीछे पड़ने की तो कहीं बात ही नहीं है। रविंद्र ने टिकट मांगी, बीजेपी ने नहीं दी। उससे पहले मानवेंद्र ने टिकट मांगी, बीजेपी ने नहीं दी। फिर वो कांग्रेस से टिकट लेके आ गए। उससे पहले जसवंत सिंह ने बीजेपी से टिकट मांगी, नहीं दी। क्या माना जाए? रूपाला का इधर बयान, इधर कल का मुकदमा, स्वीकार तो करनी पड़ेगी बात। देखिए, हालात जब बदलते रहते हैं, देश के राजनीतिक समीकरण जब बदलते रहते हैं, उस समय यदि एकता और अनुशासन राजनीति के 2 बिंदु है। अब जीत कौन रहा है ये बताओ? जीत तो कैलाश चौधरी रहा है। कितने मार्जिन से जीतेंगे? मार्जिन तो कम हो सकता है, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। कैलाश चौधरी बहुत ही अच्छे अंतर से जीतने की हम शुभकामनाएं देते हैं। आप इस बात को मान रहे हैं कि जब एक विश्नोई वोट बैंक है, उसने बीजेपी को भी वोट किया है, रविंद्र को भी वोट किया है, उन्होंने कांग्रेस को कम वोट किया है। जब आप इस क्षेत्र के अंदर आप त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर इसलिए आए कि आप 370 और राम मंदिर का गुणगान कर रहे थे। उस समय रविंद्र ये कह रहा था कि विश्नोई समाज को मैं आरक्षण दिलवाऊंगा। रविंद्र ये कह रहा है कि मेरे विश्नोई भाइयों का हाथ है वो 5 किलो का है। रविंद्र ये कहता है कि हमारा भाई लोग हैं। उस समय आप 370 की जो धारा है उनका जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ जो अपनायत के मुद्दे जो उठा करके रविंद्र ने एक बहुत बड़ी लीड लेने की कोशिश की है। आप देश के मुद्दे यहाँ लेके आ गए जो आपके चले नहीं। मानते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के मुद्दे से ही भारतीय जनता पार्टी 2 से जो है 300 पार पर पहुंची है, तो मुद्दे तो हमारे है ही। अच्छा, ये बात कि भाई मैं जो है आरक्षण दिलवा रहा हूँ विष्णुइयों को, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण का मुद्दा जो है राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। जब रविंद्र केंद्र सरकार में ही तो जाएंगे ना? केंद्र सरकार में जाएंगे, लेकिन जब आपके पास में बहुमत नहीं है, राजनीति में हमेशा सिर गिने जाते हैं कि किसके साथ कितने ज्यादा मत हैं, और मत नहीं है तो आप राज पर दबाव नहीं बनाओ। की संख्या में अगर बात करें तो सूरत में भीड़ कम थी क्या? अहमदाबाद में भीड़ कम थी क्या? रविंद्र ने तहलका जो मचाया था चुनावों के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गणित में हमारे 543 सांसद लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा में 250 सांसद बैठते हैं। और जब किसी तरह का पेचीदा विषय होता है, जैसे किसी संविधान में संशोधन का विषय होता है, तो फुल मेजॉरिटी चाहिए। भीड़ से संविधान नहीं बदला जाता, भीड़ से क्रांति हो सकती है, लेकिन संविधान बदलने के लिए नियम चाहिए। बदलेंगे संविधान आप? देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दे के अंदर 56 जातियां वहाँ
आयोग के अंदर पंजीकृत है, 57वीं जाति बिश्नोई को सम्मिलित किया गया है। तो हमें आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हमें जो है केंद्र में ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। कोई पहल करता है यहाँ का कोई नेता बिश्नोई के आरक्षण को लेकर के? बिल्कुल, बिश्नोई मात्र जो राजनीति में काम करते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, पूरा समाज इस आरक्षण में, जब शुरुआत हुआ था आरक्षण का मुद्दा उस समय जाट, बिश्नोई, कड़बी, ये जो है गुजर वगैरह सभी शामिल थे। लेकिन उसमें जाट तो बिल्कुल हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे ही किसान कौम से आते हैं, हम जाट में से हैं। उसके बावजूद जाटों को आरक्षण दिया गया केंद्र में और हमें नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इसी बात को लेकर के लोग जो है नाराज थे। इसलिए क्या बीजेपी और कांग्रेस ये चाहती है कि रविंद्र नाम की कोई मछली यहाँ फलीभूत ना हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं है। भाई फलीभूत तो कार्यकर्ता होते हैं, और जब इलेक्शन का माहौल आता है तो सभी लोग अपेक्षाएं रखते हैं, और जब टिकट नहीं मिलती है तो थोड़ा बहुत उसमें आक्रोश होता है। इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, ऐसा होता भी है। कई बार राजनीतिक पार्टियां निर्दलीय प्रत्याशी ज़्यादा जो है भाई लोकप्रिय हो जाते हैं तो टिकट प्राप्त कर लेते हैं। क्या लगता है गुड़ा मल्लानी से आगे कौन रहेगा? गुड़ा मल्लानी से आगे कैलाश जी रहेंगे। सोच लो एक बार। नहीं, मैं सोच लिया है। मैं कल के ऑडियो से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये ऑडियो में जो बोले हैं वही बोलेंगे। ऑडियो अलग चीज़ ही, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो वैसे हमें उस पर जो आपने कहा उस पर खेद है आपको? ये खेद वेद कुछ नहीं है, खेद नहीं, खेद तो व्यक्तिगत कोई बात कही है ना। आप इस बात को मानते हैं कि आपके बयान कभी कभी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे बयान बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आप ये मानेंगे कि जैसे आपकी बात थी वो एकदम सच्ची थी लेकिन कड़वी है, ये स्वीकार? कड़वी है लेकिन कहीं व्यक्तिगत आरोप लगे तो उसका खेद है। बाकी मेरी बात में कोई झूठ कुछ है ही नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमने जो कहा वो सच का है और हमारा सच सामने आएगा। अब कौन सी विधानसभा ऐसी है जिसमें आप सर्वाधिक लीड ले पाएंगे? हम चौटन विधानसभा से लीड लेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि हम 25,000 के आसपास आगे लेंगे। नहीं, कांग्रेस का तो कोई पता ही नहीं। कांग्रेस कोई लीड नहीं रही। कांग्रेस की लीड लेने का तो मेरे मुंह से तो मैं बोल ही नहीं सकता, लेकिन लीड तो कौन लेगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक हम आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जहां 86,000 मतों से 2019 में आगे रही थी, तो उस मामूली कुछ युवाओं का आक्रोश देख करके हम ये कतई बयान नहीं बदल सकते कि जो है भारतीय जनता पार्टी गुड़ा में पिछड़ेगी। ऐसा नहीं है। चुनावों के बाद में क्या बीजेपी की इकाइयां एकजुट है? अभी भी एकजुट है। बीजेपी की इकाइयों में कहीं कोई जो है भेद नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन हो सकता है कहीं कोई राजनीतिक दबाव में कुछ कार्यकर्ता कमजोर हुए होंगे, ये इससे तो मैं इनकार नहीं करता। सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, फिर दबाव किसने दिया राजनीतिक? देखिए सर, जातिगत समीकरण होते हैं और जातिगत समीकरण का भेंट तो चढ़ता ही है। और मैं कुछ बातें कह भी नहीं सकता क्योंकि कुछ ऐसे उसूल भी होते हैं कि दबाव तो सामाजिक तौर पर होते हैं, राजनीतिक तौर पर होते हैं, जातिगत तौर पर होते हैं। तो उस दबाव में जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि चुनावों के अंदर बीजेपी ने ईमानदारी से, एक कार्यकर्ता ने ईमानदारी से काम किया या फिर पदाधिकारी आगे पीछे? ईमानदारी से काम किया है तो 4 तारीख को पता चलेगा, उससे पहले मैं नहीं कह सकता। हम तो ये कहते हैं मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी थोड़ा सा तो संशय है। कोई संशय नहीं, मुझे तो कोई संशय नहीं है। लेकिन अब संशय तभी होगा जिन बूथों पर लोग बैठे हैं और जिम्मेदार लोग बैठे हैं और उनके बूथों में यदि कमजोरी आई है तो वो दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहे, असफल रहे हैं। तो ये हो सकता है। तो आप 100% आश्वस्त है कि कैलाश चौधरी जीतेंगे? हम तो 100% आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की। इसमें तो कोई, अरे भाई लोग तो खड़े होने वाले ही नहीं मिल रहे, खींच के लाए जा रहे हैं, जबरन उनको खड़ा किया जा रहा है। ऐसे हालात पूरे देश में है। खड़ा नहीं, खरीदा जा रहा है, जैसे इंदौर में है, सूरत में है। अरे कोई खरीदा नहीं गया है, वो लोग अपनी मजबूरी से, भाई पार्टी के लोग थे, खड़े होने के लिए उन्हें प्रेशर किया जा रहा था और वो टिकट तो उन्हें थोप दिया गया। आपने देखा राजसमंद वगैरह में टिकट लेने से मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी जब थोप दिया जाता लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की नहीं अपितु एनडीए की बनेगी। नहीं, एनडीए तो हमारा घटक है। नहीं, एक तो अभी वर्तमान में आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, मतलब
ओनली फॉर बीजेपी, और फिर एक एनडीए की सरकार बनती है, मतलब सहयोगी दल। नहीं, एनडीए हमारा हमेशा से सहयोगी दल रहा है और उसका सहयोग तो हम उसको छोड़ के नहीं करेंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे और 400 पार में वो हमारे साथ हैं। चुनाव के बाद में बीजेपी के इस स्थानीय यूनिट के अंदर कोई फेरबदल होंगे, कोई कार्यकर्ता हो, कोई इधर उधर कोई पद स्थापन वगैरह? ये देखिए हमारे प्रदेश का और केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। के बिश्नोई के काम को लेकर के 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? के बिश्नोई को काम करने का मौका ही नहीं मिला। ज्यों ही वो चुनाव जीत के गए, सरकार का गठन हुआ, गठन होने के बाद में ज्यों ही वो क्षेत्र में आए, धन्यवाद यात्राएं करी और उसके बाद में उन्हें जो है ये कैंपेन के लिए जालोर सिरोही का प्रभारी बना दिया गया, इसलिए उन्हें काम करने का तो मौका ही नहीं मिला। अभी तो नए नए बने हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे, तब तक कि चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम करने का उन्हें मौका भी नहीं मिला। आखिरी सवाल ये है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा? चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, आप बीजेपी के महामंत्री हैं, आपने जितना मैं इस क्षेत्र में घुमा हूँ उतने आप ही घूमे हैं, अच्छे एंकर भी है, सब चीज़ों को टटोलते हैं, किसानी को जानते हैं, मजदूर वर्ग को अच्छे से जानते हैं, कहाँ वोट बैंक गिरा है, मौसम के समीकरणों को आप जानते हैं। पर तो बीजेपी रहेगी, 2 नंबर पर कांग्रेस रहेगी, रविंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये थे सुखराम बिश्नोई, पूर्व सरपंच धोरीमना और बाड़मेर जिले के महामंत्री। बहुत सारे आरोपों को उन्होंने झेला, लेकिन एक चीज़ और कि इन्होंने जो बयान दिया था हाल ही में निखिल व्यास के साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी, उनको लेकर के इनको खेद तो ज़रूर है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ऑडियो है वो वायरल हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, जिसको स्वीकार तो करना पड़ेगा बाकी राष्ट्र के प्रति। जी, खेद केवल व्यक्तिगत नाम का है, बाकी कोई खेद नहीं, मैंने सच कहा है। जी, बाकी बीजेपी के साथ में रह कर के हमेशा काम करते हैं, किसानी के नब्ज को अच्छी तरीके से जानते हैं और मजदूर वर्ग समेत 36 कौम के लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरफ वोट जाएगा, किस तरफ नहीं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।